चलिए, पिछले क्लास में बाबू हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह का होता है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है बाबू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके सिलेबस में जो डाइपोल का बिहेवियर पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि फील्ड आपका कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो जो भी हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से, वो सारा पॉइंट से डिस्कस होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर आपका फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये सारा डिस्कशन वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो हम लोग पढ़ रहे हैं नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेट फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या होगा। ठीक, समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। हम यहाँ पे एक डाइपोल दिखाए हैं, ये है आपका -q और ये है आपका +q। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा बालक, -q से +q की तरफ। दैट मीन्स ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। यहाँ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इस वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब हम इस पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में देखते हैं कि नेट फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना होता है। ठीक, समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका +q चार्ज है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं है। सर पढ़ाए थे आप लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, जबकि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दैट मीन्स यहाँ जो फोर्स होगा वो होगा आपका इस डायरेक्शन से। अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी आपको सर समझाए थे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड Q इंटू ई होता है। तो यहाँ पे फोर्स है इस डायरेक्शन में Q इंटू ई, और इस डायरेक्शन में आपका फोर्स है Q इंटू ई। कोई दिक्कत। अब जरा सोचिए बाबू कि ये आपका डाइपोल है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है QE और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है QE। तो ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस वजह से नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका +q है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, Q इंटू ई। ये -q है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा बाबू, Q इंटू ई। अगेन आप कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में भी फोर्स है QE और इस डायरेक्शन में भी फोर्स है QE। ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और यहाँ भी नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझिए। ये आपका +q, ये आपका -q। सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा, -q से +q की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना होगा बाबू, 180 डिग्री। अब इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, Q इंटू ई। और इस -q चार्ज पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो ये आपका इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, Q इंटू ई। अगेन आपको ये दिख रहा है कि दो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ भी नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ समझिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। अब इस पार्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा Q इंटू ई, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा Q इंटू ई। यहाँ पे दिख रहा है कि दो फोर्स लग रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ भी नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0। कोई दिक्कत।
अब इन सारे डिस्कशन से हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो नेट फोर्स का वैल्यू हमेशा ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। इसी वजह से हम यहां लिखे हैं कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0। ऑलवेज को ध्यान रखिएगा बाबू, हमेशा 0 होगा, चाहे ओरिएंटेशन ये हो, चाहे ओरिएंटेशन ये हो, चाहे ओरिएंटेशन ये हो, चाहे ओरिएंटेशन ये हो। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, 180 डिग्री है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। नेट फोर्स का वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना होगा, 0 ही होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और पढ़े होंगे आप लोग मैकेनिक्स में कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स का वैल्यू 0 है तो हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल या वो पार्टिकुलर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कैसा है बात, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम को थोड़ा और सर लोग पढ़ाए होंगे तो इक्विलिब्रियम आपको समझाए होंगे, जनरली 2 तरह का होता है। एक आपको पढ़ाए होंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक आपको पढ़ाए होंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बाबू, नेट फोर्स 0, जबकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? हम यहां पे अभी चूंकि फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम ये पढ़े कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया तो नेट फोर्स का वैल्यू ऑलवेज 0 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी ओरिएंटेशन में हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। यही वजह है कि हम यहां लिखे हैं कि सो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, बताइए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, जवाब देंगे होगा। चाहे 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, किसी भी ओरिएंटेशन में हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा बाबू, कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो डेरिवेशन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जिनको बोर्ड का एग्जाम देना होगा बाबू उनके लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो हम डेरिवेशन आपको कर दे रहे हैं क्योंकि आप सारे बच्चे को 12th का बोर्ड भी देना होगा। ठीक, चलिए देखिए, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, E है। एक हम डाइपोल को रखे हैं -q + q। डाइपोल का जो मिड पॉइंट है उसको हम O दे रहे हैं, +q चार्ज जिस पॉइंट पे रखा हुआ है उसको हम A नाम दे रहे हैं, -q जिस पॉइंट पे रखा हुआ है उसको हम B नाम दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा देखिए, इस पे जो फोर्स लगेगा बाबू वो QE इस डायरेक्शन में और इस पे जो फोर्स लगेगा वो QE इस डायरेक्शन में। ठीक, अब हम टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन देखना चाहते हैं कि जो फोर्स के कारण टॉर्क डेवलप होगा वो टॉर्क डाइपोल को किस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा। तो उसके लिए आपको सर पढ़ाए होंगे रोटेशनल डायनामिक्स में टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या बाबू, R क्रॉस F। हम यहाँ कॉमन सेंस से टॉर्क का डायरेक्शन या सेंस ऑफ रोटेशन निकाल लेंगे। जरा सोच के देखिए, मान लो ये कोई रॉड है, इस रॉड पे अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये रॉड बालक रोटेट करना चाहेगा इस तरह से, और अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है इसका मतलब सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। तो जरा देखिए, इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर रोटेट होना चाहेगा, इसके कारण इधर रोटेट होना चाहेगा, तो सेंस ऑफ रोटेशन इस फोर्स के कारण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से बाबू इस फोर्स के कारण जरा सोचिए, तो मान लो ये है, ठीक, इस पे अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं तो इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो भी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो प्रोड्यूस होगा वो आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। तो इसके कारण जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो भी आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा सोच के बताइए कि
इस फोर्स के कारण जो टॉर्क डेवलप हुआ उसका भी सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, और इस फोर्स के कारण जो टॉर्क डेवलप हुआ उसका भी सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क इस डाइपोल को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाहता है, इसी वजह से हम यहां लिखे हैं नेट टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। कोई दिक्कत नहीं ना? सारे बच्चे को पता है कि टॉर्क वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसी वजह से हम यहां लिखे हैं नेट टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 वेक्टर प्लस टॉर्क 2 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब टॉर्क इज इक्वल टू सबको पता है R क्रॉस F होता है, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या है बाबू? OA वेक्टर। तो OA वेक्टर क्रॉस फोर्स कितना है? QE, तो QE वेक्टर प्लस इसके लिए जरा देखिए R कितना हो जाएगा बाबू? OB, तो हम यहाँ लिखे हैं OB वेक्टर क्रॉस QE नहीं माइनस QE। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर हम प्लस एज्यूम कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हमें एज्यूम करना पड़ेगा क्या? माइनस। तो हम यहाँ पे दिए हैं माइनस QE। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात आप पढ़े होंगे बाबू कि माइनस ऑफ OB वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BO वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसी का यूज किए हैं, जरा देखिएगा। माइनस साइन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए, जब माइनस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? BO वेक्टर। तो यहां देखिए OA वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर प्लस BO वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, इसको पहले लिख रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं। तो ये हो गया BO वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर प्लस OA वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं? QE वेक्टर यहां भी है और QE वेक्टर यहां भी है, बाहर कर दिए। हम यहां से लिख रहे हैं BO वेक्टर प्लस OA वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस QE वेक्टर। अब जरा देखिए, ये है आपका BO और ये है आपका OA। अगर हम इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा बाबू? यहां से यहां मिल जाएगा BA वेक्टर। तो यहां लिखे हम BA वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर। कोई दिक्कत? Q स्केलर है, इसको हम BA वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो Q इंटू BA वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या मिला बाबू? जरा सोचिए तो। Q आपका चार्ज है और BA वेक्टर ये डाइपोल का लेंथ है। इन दोनों को जब हम गुना करते थे तो हमें क्या मिलता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलता था। क्या मिलता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर। तो ये नेट टॉर्क का फॉर्मूला सारे बच्चे को याद रहना चाहिए कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यहाँ पे P वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और E वेक्टर क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो सारे बच्चे को पता है कि A क्रॉस B सर लोग पढ़ाए हैं बाबू आपको, क्या होता है? AB साइन थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यहां पे थीटा क्या है? तो थीटा है आपका एंगल। थीटा क्या है बाबू? एंगल। किसके किसके बीच? तो एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम थीटा के वैल्यू को जीरो कर दें, थीटा के वैल्यू को जीरो कर दें, दैट मींस ओरिएंटेशन कैसा होगा बाबू? पैरेलल ओरिएंटेशन होगा। तो जब थीटा के वैल्यू को जीरो कर देंगे तो यहां आपका आएगा साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू सारे बच्चे को पता है जीरो होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा, और जब नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इस पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरह के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां समझिए, अगर थीटा 90 डिग्री है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा? तो जरा समझिए कि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कितना होगा बाबू? P इंटू E। अब जरा सोच के खुद ही बता दीजिए कि क्या नेट टॉर्क का वैल्यू
इस पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में जीरो है तो आप कहेंगे कि इस पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के केस में नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो नहीं है। और अगर जीरो नहीं है तो फिर हमारा डाइपोल कभी भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लिखा गया है कि नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसको जरा समझिए। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ओरिएंटेशन। थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है? जीरो। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इस ओरिएंटेशन में भी नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा, और जब नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा तो डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहां से हम लोग क्या समझे बाबू, इसको जरा कंक्लूड करके दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहेगा। उसी तरीके से अगर हम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देखें तो यहां भी डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहेगा और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहेगा, कोई दिक्कत। जबकि किसी और ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसी को हम नोट के फॉर्म में लिख देते हैं थोड़ा। चलिए, हम जो समझा रहे थे बाबू उसको नोट के पॉइंट में, नोट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं और इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों ओरिएंटेशन में नेट टॉर्क का वैल्यू कितना आया था? जीरो आया था। नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो। सिर्फ और सिर्फ इसी दो ओरिएंटेशन में नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो था। यही वजह है कि हम यहाँ लिखे हैं कि फॉर दिस टू ओरिएंटेशन ओनली, सिर्फ इसी दो ओरिएंटेशन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी को अगर बेस मान करके वो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम हॉल में, तो जरा देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कहेगा कि थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किस इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है। तो आपका जवाब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। हम आपको इसके पहले पॉइंट में समझाए थे कि किसी भी ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कोई भी ओरिएंटेशन होता तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता ही रहता। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए खास बात क्या है कि इस दो ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहता है। इसका मतलब है कि इस दो ओरिएंटेशन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करेगा, साथ ही साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करेगा, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए इसको, यहां से आपका जेई बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल में क्वेश्चन पूछा है। तो चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ें या मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ें, सारा का सारा कॉन्सेप्ट वहां भी आपका सेम होगा। जब हम आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो वहां एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है कि किस पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और किस पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये तो फिक्स है बाबू कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। उसी तरह से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ठीक, तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में स्टेबल है या अनस्टेबल है, या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में स्टेबल है या अनस्टेबल है। उसके लिए करना क्या होता है वो समझिए। तो करना यह है कि सबसे पहले आपको डाइपोल को डिस्प्लेस करना होगा। डाइपोल को क्या करना होगा बाबू, डिस्प्लेस करना होगा। ठीक, तो जरा देखिए, शुरुआत में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इस ओरिएंटेशन के लिए देख रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा रोटेट किया। तो थोड़ा सा जब रोटेट कर रहे हैं बाबू तो माइनस क्यू यहां और प्लस क्यू यहां,
तो आप जरा सोच करके बता दीजिए कि हम जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल को दिए हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज सेंस में है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो सारे बच्चे बता सकते हैं। प्लस क्यू यहां से यहां जा रहा है, प्लस क्यू यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारे द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो है आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। किस सेंस में है बाबू? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो सबसे पहले आप डाइपोल को डिस्प्लेस कीजिए, चाहे क्लॉकवाइज सेंस में कीजिए या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कीजिए। हमने यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्प्लेस किया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आप नेट टॉर्क का डायरेक्शन देखिए या नेट टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन देखिए। तो जरा समझिए, तो यहां पे फोर्स इधर और यहां पे फोर्स इधर, तो आप सोच समझ के बता दीजिए जल्दी से कि ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस करेगा और ये वाला फोर्स भी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि नेट टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज है। कोई दिक्कत? अब आप खुद ही बता दीजिए कि अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है और नेट टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये नेट टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा। तो सारे बच्चे सोच सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दिए हैं एंटी क्लॉकवाइज में और नेट टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज में। ये नेट टॉर्क चाहेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर ले, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते थे? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते थे। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ओरिएंटेशन के लिए इक्विलिब्रियम कैसा होगा? तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। दिक्कत नहीं होगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, थीटा 180 डिग्री दिख रहा है। हम क्या किए बाबू, जरा सोचिए, माइनस क्यू को यहां लेके जा रहे हैं, प्लस क्यू को यहां लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है। नेट टॉर्क का कैलकुलेशन यहां पे कीजिए, तो ये फोर्स लग रहा है इधर और इस पे फोर्स लग रहा है इधर। तो ये जरा सोच के बताइए कि ये वाला जो फोर्स है ये इसको रोटेट करना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज में और ये भी फोर्स इसको रोटेट करना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो नेट टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप खुद सोच लीजिए कि हम इस डाइपोल को डिस्प्लेस किए हैं एंटी क्लॉकवाइज में और नेट टॉर्क भी लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। अब नेट टॉर्क भी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं करेगा। और अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, एग्जाम हॉल में बाबू इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए अस्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका एक और तरीका है, इसके जस्ट वाले पॉइंट्स में हम आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बाबू। टॉर्क कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक, ध्यान से जरा समझिए। आपके पास एक सीट है, लार्ज सीट है। आपको पढ़ाया गया है पहले कि लार्ज सीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका वैल्यू कितना होता है? तो सारे बच्चे को याद होना चाहिए, ये वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बाबू? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। साथ ही आपको सर ये पढ़ाए थे कि लार्ज सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इन नेचर होता है। कैसा है बाबू? यूनिफॉर्म इन नेचर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जरा समझिए कि यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है जिसका टोटल लेंथ 12 है। ये वाला पार्ट L लेंथ का है, ये वाला पार्ट L लेंथ का है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा है। तो आप कह सकते हैं
कि इस पार्ट का जो टोटल चार्ज होगा वो होगा लेमडा इंटू एल, और इस पार्ट का जो टोटल चार्ज होगा वो होगा लेमडा इंटू एल। कोई दिक्कत? अब जरा सोच समझ के बताइए तो बाबू कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। हम आपको सिखाए हैं निकालने के लिए, देखिए कैसे सिखाए थे। इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर आपका नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को कंसंट्रेट कर दीजिए उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज को कंसंट्रेट कर दीजिए उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे। तो टोटल चार्ज कितना है लेमडा एल, इधर क्या है लेमडा एल, इधर प्लस इधर माइनस। ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां कितना हो जाएगा बाबू L/2, और ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां कितना हो जाएगा L/2। तो बताइए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना दिख रहा है L, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया L, और चार्ज कितना हो गया लेमडा इंटू एल। तो आप सारे बच्चे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता था चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लेमडा एल इंटू एल, इसको हम लिख सकते हैं लेमडा एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों के पास फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो डाइपोल मोमेंट अभी निकाल लिए, कितना है बाबू लेमडा एल स्क्वायर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, लार्ज सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को याद है कितना होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन थीटा। तो यहां से आपका नेट टॉर्क का आंसर आएगा लेमडा एल स्क्वायर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन थीटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3। फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस किए थे नेट फोर्स, सेकंड पॉइंट में डिस्कस किए नेट टॉर्क, और थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं टाइम पीरियड का कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब एंगुलर एसएचएम करता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिए, स्टेप्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा बाबू। ये सब आपको एसएचएम में पढ़ाया गया होगा। जब एसएचएम सर पढ़ाए होंगे तो दो तरह का एसएचएम होता है, एक लिनियर एसएचएम और दूसरा एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि डाइपोल को आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, और थोड़ा डिस्प्लेस करने के बाद डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे, कहाँ बाबू डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे आप नेट टॉर्क निकालेंगे। डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे क्या निकालेंगे, नेट टॉर्क निकालेंगे, और उस नेट टॉर्क को सी थीटा से कंपेयर करेंगे और सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं कि कंपेयर नेट टॉर्क को कंपेयर करना है, और ये नेट टॉर्क कहाँ निकालेंगे, तो एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। और इस नेट टॉर्क को हम कंपेयर किससे करेंगे बाबू, सी थीटा से कंपेयर करेंगे, और सी थीटा से कंपेयर करने के बाद सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल से हम आपको समझा देंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये है स्टेप नंबर 1, सबको ध्यान में रहेगा। अब स्टेप 2 क्या करना है, तो C इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर होता था, यहाँ पे I क्या है बाबू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो C इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू C बाई आई, यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे रूट अंडर C बाई आई, खत्म हो जाएगा यहाँ तक। अब उसके बाद स्टेप 3 आएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा है, तो ये आएगा रूट अंडर आई बाई सी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कराएगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो। ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, इसको हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक, ध्यान से यहाँ देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ओरिएंटेशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, दैट मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, हम क्या किए, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किए हैं। तो ये जो आपका फिगर दिख रहा है, ये फिगर किस पोजीशन में है, तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन में है।
तो सबसे पहला स्टेप याद कीजिए, सबसे पहला स्टेप कहता है स्टेप नंबर 1 कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नेट टॉर्क निकाल लीजिए। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू बोलिए क्या लिखोगे, पीई साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा सोचो कि चूंकि थीटा का वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि स्लाइटली रोटेट किए हैं, तो थीटा का वैल्यू जब बहुत कम होता है तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, सारे बच्चे को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से देखिए तो कि नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो पी ई थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते थे बालक कि इसी नेट टॉर्क को किससे कंपेयर करते थे, सी थीटा से कंपेयर करते थे। तो जरा देखिए कि नेट टॉर्क को अगर हम सी थीटा से कंपेयर कर लें तो यहां से सी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा और सी का वैल्यू आपका आएगा कितना, P इंटू ई। दिक्कत नहीं है। चलिए अब है आपका स्टेप नंबर 2, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट सी बाई आई, और सी का वैल्यू है पीई, तो पीई बाई आई। कोई दिक्कत नहीं। अब है आपका स्टेप 3, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो 2 पाई रूट अंडर आई बाई सी, और सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं पीई। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ेगा और डाइपोल मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो डाइपोल मोमेंट तो सारे बच्चे को याद है, 2 पाई रूट अंडर आई बाई क्यू इंटू, ये लेंथ कितना है बाबू, एल, तो क्यू इंटू एल इंटू ई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अननोन आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन आपको सर लोग समझा चुके हैं जब आपको रोटेशन पढ़ा रहे थे। तो ठीक यहाँ पे देख लीजिए, हम जरा इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ m और यहाँ m, ये डिस्टेंस आपका L/2 और ये डिस्टेंस आपका L/2। तो बोलिए I इज इक्वल टू, इसके लिए पॉइंट मास है बाबू, पॉइंट मास के लिए क्या होता था, mr स्क्वायर, तो m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी पॉइंट मास है तो इसके लिए भी mr स्क्वायर लिखेंगे, तो m इंटू L/2 का स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, ये आपका आएगा ml स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत, इसी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई का वैल्यू पुट कीजिए बाबू, m l स्क्वायर बाई 2 q l e, काट पुट कर दीजिए, तो ये l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका आएगा 2 पाई रूट अंडर m l डिवाइडेड बाई 2q। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो ये था आपका कि किस तरह से हम लोग टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बाबू, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, जैसे हम आपको समझाए थे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 यूज करेंगे, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से समझिए। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का इनिशियल पोजीशन है जिसको हम रेफरेंस पोजीशन कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि रेफरेंस पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री को नहीं कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जब आप पढ़े होंगे मैकेनिक्स में तो आपको समझाया गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट पे या रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लोग कितना एज्यूम करते हैं, 0 एज्यूम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इस पोजीशन से हम इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल को ला रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इस पोजीशन में ला रहे हैं तो इस समय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। आपसे पूछा गया है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना हो आप वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम को ध्यान रखेंगे। और वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ W कंजर्वेटिव। याद आ गया होगा। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए तो बाबू,
डेल्टा यू का मतलब क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डब्ल्यू एक्सटर्नल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टॉर्क के कारण वर्क डन हो रहा है। अब यहाँ देखिए यू थीटा माइनस यू 90 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा 90 से थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ 90, रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना एज्यूम किए हैं, 0। यहाँ से जरा देखिए Pe कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos थीटा 90 से थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए u ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस Pe cos थीटा माइनस cos 90। यहाँ देखिए आगे u ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ Pe cos थीटा। यहाँ से सारे बच्चे को याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर, और स्केलर फॉर्म में अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ Pe cos थीटा। क्या होता है बाबू, माइनस ऑफ Pe cos थीटा। यहाँ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, माइनस Pe cos थीटा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए जरा देखिए तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा बाबू, मिनिमम, और उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो माइनस ऑफ P के बराबर होगा। और जब आप पढ़े हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का मिनिमम होता है तो उस समय सिस्टम स्टेबल रहता है। यही वजह था कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में हम बताए थे इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कोई दिक्कत। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के केस में जरा देखिए, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ P cos 90, और cos 90 कितना, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के केस में है। यही वजह था कि हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को क्या माने थे, रेफरेंस पॉइंट माने थे। दिक्कत नहीं होगा। अब है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखिए बाबू, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के केस में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो माइनस Pe cos 180 माइनस 1। तो यहाँ से आपका आएगा P। कोई दिक्कत। और चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम है, इसी वजह से इक्विलिब्रियम कैसा होगा, तो अनस्टेबल। कैसा होगा, अनस्टेबल। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन। खत्म। चलिए देखिए बाबू, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका भी काफी न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ठीक, या ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया जाए तो। ठीक, तो ध्यान से समझिए तो जरा। हम लोग वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं बाबू। तो फ्रॉम वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सारे बच्चे अभी अभी पढ़े थे, माइनस ऑफ Pe cos थीटा। यहाँ पे देखिए तो माइनस ऑफ Pe cos थीटा फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलिए तो माइनस ऑफ Pe cos थीटा इनिशियल। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये माइनस माइनस क्या होगा बाबू, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ऑफ Pe cos थीटा फाइनल प्लस Pe cos थीटा इनिशियल। इसको जरा अच्छे से अरेंज कीजिए तो Pe cos थीटा इनिशियल माइनस Pe cos थीटा फाइनल। Pe को बाहर कर लीजिए, यहाँ से आपका क्या आएगा, cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल।
दिस इज योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि पहले केस में आपका डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके ओरिएंटेशन को अब चेंज कर देना है, इसके ओरिएंटेशन को अब चेंज कर देना है और ये कर देना है माइनस क्यू प्लस क्यू। तो जरा बताइए तो कि थीटा इनिशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 0 डिग्री, थीटा फाइनल यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी में जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनको क्या ध्यान रखना है, जरा देखिए, उनको एक स्पेशल केस ध्यान रखना होता है। कहता है कि इफ थीटा इनिशियल इज इक्वल टू 0 डिग्री, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा थीटा इनिशियल 0 डिग्री ही होगा, यहाँ पे लिखा गया है कि थीटा इनिशियल का वैल्यू कितना है 0 डिग्री है एंड थीटा फाइनल इज इक्वल टू थीटा। तो इस पार्टिकुलर केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, तो जरा देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम लोग पढ़े हैं पीई cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। यहाँ पे पीई cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं बाबू cos 0 1 माइनस cos थीटा। दिस इज योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो मेडिकल का जो बच्चा होता है वो इसको याद करता है, जबकि हम आपको सलाह देंगे कि आप इसको नहीं याद करके आप इसको याद कीजिए। ये आपका जनरल स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पी cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। तो आप सारे बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब एक नोट लिख रहे हैं बाबू, क्या कि कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, मेडिकल का के सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेईई में आपसे यहाँ से सवाल पूछा गया है, ठीक। तो इसको जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम यहाँ पे बाबू एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं यहाँ पे है आपका माइनस क्यू और यहाँ पे है आपका प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। एक बात सोच समझ के बता दीजिए तो बाबू कि इस रीजन में फील्ड लाइंस पास पास है, इस रीजन में चूंकि फील्ड लाइंस पास पास है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें, हम यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट का नाम S और यहाँ पे एक पॉइंट का मान लेते हैं G, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो ये होगा आपका Q इंटू E, और यहाँ पे अगर हम फोर्स देखें तो यहाँ पे आपका फोर्स होगा Q इंटू E, कोई दिक्कत। आप सारे बच्चे ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू G पॉइंट पे ज्यादा है और S पॉइंट पे कम है। इसका मतलब है कि जब हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा में से कम को सबट्रैक्ट करेंगे। तो ज्यादा कितना है बाबू, Q इंटू EG में से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो Q इंटू ES, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं Q EG माइनस ES, ठीक। ऊपर नीचे हम L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया QL और ये हो गया EG माइनस ES बाई L। इसको जरा देखिए तो F नेट इज इक्वल टू Q इंटू L। Q इंटू L को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये क्या है बाबू, तो ये है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, लेंथ है, तो हम लेंथ को लिख रहे हैं चेंज इन पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसी डेल्टा E बाई डेल्टा L को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। नाम क्या देते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि
कि नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो है डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे भी थोड़ा आगे कभी कभी जेईई मेन या जेईई एडवांस में क्वेश्चन चलेगा। देखो कैसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि इन डिफरेंशियल फॉर्म अगर नेट फोर्स को लिखना चाहें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ P dE by dx। कोई दिक्कत? दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, तो dE by dx तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो dE by dx को जब डाइपोल मोमेंट से गुना करेंगे और उसका मॉड लेंगे तो आपका नेट फोर्स आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप कहें बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड r का फंक्शन है तो बताइए सर नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट dE by dr। सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपका बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक क्लास आपका और बचा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, जब हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन। थैंक यू बाबू।